नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। बीए थर्ड की क्लास में हम चर्चा कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ पर और अब तक हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की प्रक्रिया देखी। हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु की गई है, जिसमें विश्व शांति, न्याय और मानव कल्याण के लक्ष्य महत्वपूर्ण थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है और संयुक्त राष्ट्र संघ के इस चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पांच उद्देश्य बतलाए गए हैं। पहला है सामूहिक सुरक्षा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, चुनौतियों का सामना करना, आक्रमणकारी व शांति भंग करने वाली चेष्टाओं को दबाना, न्याय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विवादों और स्थितियों को शांतिपूर्ण साधनों से सुलझाना। संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा उद्देश्य है सब राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। इसका तीसरा उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और बिना किसी भेदभाव के मानव अधिकारों व मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को प्रोत्साहन देना। चौथा उद्देश्य है आत्मनिर्णय के सिद्धांत को प्रोत्साहन देना और उपनिवेशवाद के विनाश को गति प्रदान करना। इसका पांचवा उद्देश्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करने वाला मंच बनाना। यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना विश्व शांति, सुरक्षा, मानव कल्याण, मानवाधिकार, मौलिक स्वतंत्रताओं, विश्व के राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों, आत्मनिर्णय के सिद्धांत को बढ़ावा देने और उपनिवेशवादी और विश्व शांति के मार्ग में बाधक तत्वों को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। यानी मानव कल्याण और न्याय की स्थापना इसका उद्देश्य हम मान सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संयुक्त राष्ट्र में कार्य करने के लिए दो भाषाएं रखी गई हैं, पहली अंग्रेजी और दूसरी फ्रेंच। इसके अलावा भी चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश भाषा को मान्यता दी गई है और इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं मान्यता प्राप्त भाषाओं के रूप में दर्ज है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। जो कि 17 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इस 17 एकड़ भूमि पर गगनचुंबी 39 मंजिला इमारत में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। इसका एक सचिवालय भी है जिसमें लगभग 10,000 कर्मचारी कार्यरत है। यह कार्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ और महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में इसी मुख्यालय में आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की आय और बजट। संयुक्त राष्ट्र संघ की आय का मुख्य साधन इसके सदस्य राष्ट्रों द्वारा दिया जाने वाला चंदा है। सदस्य राष्ट्रों द्वारा दिए जाने वाले चंदे द्वारा ही संयुक्त राष्ट्र संघ को आय की प्राप्ति होती है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के सॉरी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष इसका अनुमोदन किया जाता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का अनुमोदन महासभा हर दूसरे वर्ष करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आय का निर्धारण 1952 में महासभा द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार किसी भी देश द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि की अधिकतम सीमा को संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल खर्चे का 25% और न्यूनतम सीमा को 0.01% निर्धारित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ को दी जाने वाली आय सदस्य राष्ट्रों से या सदस्य राष्ट्रों द्वारा दी जाने वाली यह आय उस राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पादन, उसकी प्रति व्यक्ति आय और उसकी भुगतान क्षमता पर आधारित होती है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यय का 22%, जापान 12.530%, जर्मनी 8.018% और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन 6.604%, कनाडा 3.207%, फ्रांस 6.123% अनुदान राशि देता है। चीन 3.189% योगदान देता है और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की आय का 0.299% अनुदान देता है। यानी भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को दिया जाने वाला अनुदान 0.299% होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 7 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों का उल्लेख किया गया है। ये 6 प्रमुख अंग इस प्रकार है। सबसे पहला है महासभा यानी जनरल असेंबली, दूसरा है सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठा सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट। चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अन्य सहायक अंगों की स्थापना भी कर सकता है। अनुच्छेद 8 में यह उल्लेख किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने प्रमुख या सहायक अंगों में समानता की दिशा में किसी भी हैसियत से काम करने के लिए किसी भी नर नारी की पात्रता पर कोई पाबंद नहीं लगाएगा। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह मानवीय समानता के तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग महासभा, जिस पर हम विचार करेंगे। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। सीनेटर बेडन वर्ग ने इसे संसार की नागरिक सभा की संज्ञा दी है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका या संसद भी कहा जाता है।
जिस तरह हम ग्राम पंचायत में देखते हैं कि ग्राम पंचायत में सभी गांव के नागरिक ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, उसी तरह महासभा में भी दुनिया के सभी राष्ट्र, महासभा के संयुक्त राष्ट्र संघ में भी दुनिया के सभी राष्ट्र जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को महासभा में अपने 5 प्रतिनिधि और वैकल्पिक प्रतिनिधि यानी अल्टरनेटिव डेलीगेट्स भेजने का अधिकार होता है, किंतु उस राष्ट्र का एक ही मत होता है। उसके सदस्य भले ही 5 हो और उसके वैकल्पिक प्रतिनिधि भी हो, किंतु उस राष्ट्र का केवल एक ही मत गिना जाएगा। महासभा का एक अध्यक्ष और 7 उपाध्यक्ष होते हैं। सदस्यों द्वारा प्रत्येक अधिवेशन के लिए अपना सभापति चुना जाता है। महासभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार आवश्यक रूप से होता है, जो कि सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से आयोजित किया जाता है। सुरक्षा परिषद का महासभा का महामंत्री सुरक्षा परिषद अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के बहुमत की प्रार्थना पर विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। महासभा में मतदान पद्धति। महासभा की मतदान पद्धति इस प्रकार है कि महासभा में प्रत्येक राष्ट्र का एक मत गिना जाता है, यानी एक राष्ट्र एक मत के सिद्धांत को महासभा में अपनाया गया है। चाहे वह राष्ट्र छोटा हो अथवा बड़ा, उसका एक मत माना जाएगा। यह राष्ट्रों की समानता का प्रतीक है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय करने के लिए उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है और साधारण प्रश्नों पर साधारण बहुमत से निर्णय किया जा सकता है। महासभा की समितियां। महासभा की मुख्यतः 7 समितियां हैं और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र इसमें अपना एक प्रतिनिधि भेज सकता है। ये समितियां इस प्रकार है। पहली है राजनीतिक और सुरक्षा समिति, दूसरी आर्थिक और वित्तीय समिति, तीसरी सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक समिति, चौथी न्यास समिति, पांचवी प्रशासकीय एवं बजट समिति, छठी कानून समिति, सातवीं विशेष राजनीतिक समिति। इसके अलावा महासभा की 2 अन्य प्रक्रियात्मक समितियां भी है, जो इस प्रकार है। पहली है सामान्य समिति। यह समिति उपर्युक्त सभी समितियों की कार्यवाहियों में समन्वय स्थापित करती है। और इसकी दूसरी समिति है प्रमाण पत्र समिति, जो कि प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों की जांच करती है। महासभा की कार्य एवं शक्तियां। वर्तमान में महासभा का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है और इसका कारण है महासभा के द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य और शक्तियां। महासभा के द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किए जाते हैं। पहला है शांति और सुरक्षा संबंधी कार्य। शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांतों के अनुसार महासभा सिफारिश करती है। इन सिफारिशों में निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियमन की सिफारिशें भी शामिल है। दूसरा कार्य है शांति व सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर विचार करना। सुरक्षा परिषद में जब इस संबंध में विचार नहीं चल रहा होता है, तब शांति और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श महासभा के द्वारा किया जाता है।
और इसमें महासभा संबंधित सिफारिशें भी प्रस्तुत करती है। अगला कार्य है विभिन्न क्षेत्रों के विकास संबंधी कार्य, जो कि महासभा का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विकास और संहिताकरण, मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं की प्राप्ति तथा सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में आवश्यक अध्ययन को प्रोत्साहित महासभा के द्वारा किया जाता है और इन सब के विकास को भी महासभा प्रोत्साहित करती है। अगला है प्रतिवेदन प्राप्त करना। यह भी महासभा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे महासभा की शक्तियों और महत्व में वृद्धि होती है। महासभा सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों से प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्राप्त करती है और उन पर विचार विमर्श करती है। नेक्स्ट कार्य है शांतिपूर्ण समाधान संबंधी। राष्ट्रों के मध्य मतभेद वाले मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान की सिफारिश महासभा के द्वारा की जाती है। महासभा का अगला कार्य है न्यास समझौता का अनुपालन और निरीक्षण। महासभा न्यास परिषद के माध्यम से न्यास समझौतों के अनुपालन का निरीक्षण करता है। इसका अगला कार्य है निर्वाचन व नियुक्ति संबंधी। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद के तथा न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा के द्वारा किया जाता है। महासभा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का भी निर्वाचन करती है और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति भी महासभा द्वारा की जाती है। इसका अगला कार्य है बजट संबंधी कार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार विमर्श महासभा के द्वारा किया जाता है। महासभा बजट पर विचार करती है, बजट को स्वीकार करती है और राष्ट्रों के लिए चंदे की राशि निर्धारित करती है और विशिष्ट अभिकरणों के बजट की जांच भी महासभा द्वारा की जाती है। इस प्रकार महासभा के द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन किया जाता है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव। शांति के लिए एकता प्रस्ताव अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शांति के लिए एकता प्रस्ताव पर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। शांति के लिए एकता प्रस्ताव ने महासभा की शक्तियों में वृद्धि कर दी है। 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित होने से महासभा की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव क्या है? शांति के लिए एकता प्रस्ताव के अनुसार जब शांति को खतरा हो, शांति भंग हो या आक्रमण के भय के संबंध में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य एक मत न हो पाए तथा सुरक्षा परिषद अपने कार्य संचालन में असफल रहे, तब महासभा तुरंत उस मामले पर विचार करती है और सामूहिक कार्यवाही के लिए उचित सिफारिश कर सकती है। यही शांति के लिए एकता प्रस्ताव है। यानी जब शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद कार्य करने में असफल होती है और मतभेद उसमें बना रहता है, तब महासभा उस मामले पर विचार विमर्श करती है और सामूहिक कार्यवाही की भी अनुशंसा करती है। इस प्रस्ताव के अनुसार महासभा सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के साधारण मत से अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के बहुमत से 24 घंटे का नोटिस देकर आपातकालीन अधिवेशन बुला सकती है। इससे सुरक्षा परिषद के वीटो पावर के दुरुपयोग पर अंकुश लगता है।
और बहुत हद तक वीटो पावर का प्रयोग एक असफल शस्त्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 1965 में स्वेज नहर संकट के समय मिस्र पर इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस के आक्रमण के समय महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव के तहत अधिवेशन बुलाकर प्रस्ताव के अनुरूप कार्य करते हुए शांति की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया। इस तरह शांति के लिए एकता प्रस्ताव महासभा के हाथ में एक ऐसा अस्त्र है जिससे सुरक्षा परिषद की असफलता पर या उसके मतभेदों की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अलावा भी महासभा के महत्व में वृद्धि के अनेक कारण हैं, जो इस प्रकार है। महासभा के महत्व में वृद्धि के कारण, पहला है संख्यात्मक बल। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं और इस संख्या बल से भी महासभा का महत्व और उसके प्रभाव में वृद्धि होती है। दूसरा है वीटो के दुरुपयोग ने सुरक्षा परिषद को एक कमजोर संस्था के रूप में प्रस्तुत किया है और विश्व के राज्यों का और विश्व जनमत का को प्रभावित करने के लिए महासभा के हाथ में या महासभा अधिक उपयुक्त संस्था के रूप में उभर कर सामने आया है। इसके महत्व में वृद्धि का अगला कारण है शांति के लिए एकता प्रस्ताव। जैसा कि अभी हमने चर्चा की, शांति के लिए एकता प्रस्ताव ने महासभा की शक्तियों में वृद्धि की है। अगले बिंदु के तहत सुरक्षा परिषद के साथ साथ महासभा को भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रश्नों पर विचार करने का अधिकार है। इस अधिकार का समुचित प्रयोग महासभा ने किया है और इसके समुचित प्रयोग ने महासभा के महत्व को बढ़ाया है। महासभा में की शक्ति में वृद्धि का अगला कारण है महासभा के अन्वेषणात्मक तथा निरीक्षणात्मक अधिकार। अन्वेषणात्मक और निरीक्षणात्मक अधिकार वे अधिकार है जिससे महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों की अपेक्षा अच्छी स्थिति को प्राप्त हुआ है। महासभा को यह अधिकार है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों का अन्वेषण और निरीक्षण कर सकता है। इसके महत्व में वृद्धि का अगला कारण है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की बढ़ती संख्या। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की बढ़ती संख्या ने भी महासभा के महत्व को बढ़ा दिया है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तब मात्र 51 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के थे। वर्तमान में दुनिया के 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों का मतलब है महासभा के सदस्य। और इस बढ़ते हुए संख्या ने महासभा के महत्व को बढ़ाया है और यह प्रदर्शित करता है कि महासभा में विश्व राष्ट्रों का और विश्व का जनमत विश्वास करता है। इसका अगला महत्व है आपातकालीन सेना की नियुक्ति। आपातकालीन सेना की नियुक्ति ने भी महासभा की शक्ति में वृद्धि कर दी है। महासभा की शक्तियों में वृद्धि का या महत्व में वृद्धि का अगला कारण है मानव कल्याण संबंधी कार्य। महासभा मानव कल्याण संबंधी सभी समस्याओं पर विचार विमर्श करती है और इस हेतु विभिन्न मुद्दों पर वह अपनी सिफारिशें करती है जिससे विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है और तृतीय विश्व को महासभा से बड़ी उम्मीद है। महासभा के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य विश्व कल्याण के संबंध में किए गए हैं, जैसे भूखमरी, बीमारी
आदि शिक्षा के संबंध में महासभा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करती है, जिससे महासभा की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हुई है। और वर्तमान में सुरक्षा प्रतिशत की तुलना में महासभा में विश्व जनमत का विश्वास बढ़ता जा रहा है।